हेलो, हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, अगर आप यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, रीट या पुलिस की तैयारी या किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारतीय इतिहास के टॉप 200 क्वेश्चन और आंसर का पार्ट फर्स्ट पहला भाग पढ़ेंगे। ये जो टॉप 200 क्वेश्चन मैंने बनाए हैं वो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, जो प्राचीन भारत से लेकर आधुनिक भारत तक के सारे मतलब क्वेश्चन मैंने बना रखे हैं, जिसमें पूरी हिस्ट्री का रिवीजन कराएंगे आपको दो वीडियो में, एक पार्ट 1 और एक पार्ट 2 में। तो वीडियो को पूरा देखें और ध्यान से सुने। तो चलिए शुरू करते हैं आज ही इस गोल्डन क्लास को, जो आपके लिए एकदम सोना होने वाली है। ठीक है, तो आज का अपना पहला प्रश्न क्या है? भारत का सबसे प्राचीन सभ्यता स्थल कौन सा है? तो प्राचीन जो भारत का सबसे प्राचीन सभ्यता स्थल है वो है सिंधु घाटी सभ्यता। कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता। क्या नाम है उसका? सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, अगला क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। जो अपने सिंधु घाटी सभ्यता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता को। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? तो वो की थी दयाराम साहनी ने। किसने की? दयाराम साहनी ने। अगला प्रश्न क्या है? मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? तो मोहनजोदड़ो की खोज की थी राखालदास। क्या नाम है उसका? राखालदास बनर्जी। किसने की थी? राखालदास बनर्जी ने। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? तो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। क्या होता है मोहनजोदड़ो का अर्थ? तो होता है मृतकों का टीला। अगला प्रश्न क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा था? तो पतन नगर था सिंधु घाटी सभ्यता का, वो कौन सा था? लोथल। कौन सा था? लोथल। लोथल था सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर। ठीक है, सातवां प्रश्न क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो वो लिपि थी चित्रात्मक लिपि। कौन सी थी? चित्रात्मक। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय था कृषि करना। लोगों का क्या मुख्य व्यवसाय था? कृषि करना था। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे अधिक प्रयुक्त धातु कौन सी थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे अधिक प्रयुक्त धातु कांसा। कौन सी थी? कांसा। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर है जो सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली धातु कौन सी थी? तो वो थी कांसा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक पशु यूनिकॉर्न था। तो हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक पशु यूनिकॉर्न था। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक पशु कौन सा था? यूनिकॉर्न। क्या था? यूनिकॉर्न। अगला प्रश्न क्या है? ऋग्वेद की रचना सप्त सिंधु क्षेत्र में हुई। कहाँ पे हुई थी ऋग्वेद की रचना? ऋग्वेद की रचना हुई थी सप्त सिंधु क्षेत्र में। कहाँ हुई थी? ठीक है, और वेद कौन कौन थे? ऋग्वेद हो गया, अथर्ववेद हो गया, सामवेद हो गया और एक यजुर्वेद हो गया। ठीक है, अब अगला प्रश्न क्या है? बार बार ऋग्वेद में कुल 1028 सूक्त है। ऋग्वेद में कुल सूक्त कितने हैं? तो वो कितने हैं? 1000 कितने हैं? 1028। ठीक है, अब अगला प्रश्न क्या है? सबसे प्राचीनतम वेद। तो सबसे प्राचीनतम वेद है ऋग्वेद। सबसे पहला जो वेद है सबसे पुराना, वो क्या नाम है उसका? ऋग्वेद। ठीक है, यजुर्वेद धर्म कांड से संबंधित है। यजुर्वेद जो किससे संबंधित है? तो है धर्म कर्म कांड से, सॉरी। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? अगला है सामवेद गायन से संबंधित है। तो सामवेद गायन से संबंधित क्या है? सामवेद है जो किससे संबंधित है? वो है गायन से। किससे है? गायन से। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? ये अथर्ववेद जादू टोना से था। अथर्ववेद किससे संबंधित है? वो है जादू टोना से। ठीक है, अथर्ववेद। और अगला क्या है? उपनिषदों को क्या कहा जाता है? तो उपनिषदों को कहा जाता है वेदांत। क्या कहते हैं? वेदांत। ठीक है,
अगला क्या है, महाभारत के रचयिता वेद व्यास थे। महाभारत के रचयिता कौन थे, तो वो कौन थे, वेद व्यास। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, रामायण के रचयिता, तो रामायण के रचयिता थे वाल्मीकि। कौन थे, वाल्मीकि। ठीक है, रामायण के रचयिता थे वाल्मीकि। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध। कौन थे, गौतम बुद्ध। ठीक है, क्या नाम था उनका, गौतम बुद्ध। अगला क्या है, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में हुआ। कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, तो बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में। कहाँ हुई, बोध गया में। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था, तो वो हुआ था कुशीनगर में। कहाँ हुआ था, कुशीनगर में। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है, तो बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है त्रिपिटक। क्या नाम है उसका, त्रिपिटक। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, 25 नंबर, जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी थे। जैन धर्म के जो संस्थापक है महावीर स्वामी, कौन थे, क्या नाम है उनका, महावीर स्वामी। ठीक है, क्या नाम है, महावीर स्वामी। अगला प्रश्न क्या है, महावीर का जन्म कुंडल ग्राम में हुआ था, तो जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी का जन्म वहाँ पे हुआ था, तो वो हुआ था कुंडाग्राम में। कहाँ हुआ था, कुंडाग्राम में। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, जैन धर्म का पवित्र चिन्ह क्या है, तो जैन धर्म का पवित्र चिन्ह होता है हाथी। क्या है, हाथी। अब अगला प्रश्न क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे चाणक्य। कौन थे, चाणक्य। अगला क्या है प्रश्न, मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। मौर्य समाज की राजधानी कौन सी थी, तो वो थी पाटलिपुत्र। ठीक है। अगला क्या, अशोक का अभिलेख के नाम देवानंद प्रियदर्शी था। क्या नाम था अशोक का अभिलेख का नाम, देवानंद प्रियदर्शी। क्या नाम था, देवानंद प्रियदर्शी। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था। अशोक ने जो कलिंग युद्ध हुआ था उसके बाद कौन सा धर्म अपनाया था, वो कौन सा था, बौद्ध धर्म। क्या नाम था उसका, बौद्ध धर्म। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, अशोक के शिलालेख ब्राह्मणी लिपि में, तो अशोक के जो शिलालेख है वो किस लिपि में लिखे गए, ब्राह्मणी लिपि में। किस लिपि में, ब्राह्मणी लिपि में। चंद्रगुप्त मतलब कि गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है, तो प्रश्न पूछ लिया जाता है, गुप्त काल मतलब स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है, तो वो किस काल को कहा जाता है, गुप्त काल को। किस काल को कहा जाता है, गुप्त काल। ठीक है। अब अगला प्रश्न क्या है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। प्रश्न इसके अंदर ऐसा पूछा जा सकता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को। किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को। ठीक है। इसके अंदर आ जाएगा समुद्रगुप्त को नेपोलियन, भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, गुप्त काल में दशमलव प्रणाली का विकास हुआ था। पूछ लिया जाता है दशमलव प्रणाली का विकास कब हुआ था, तो हुआ था गुप्त काल में। कब हुआ था, गुप्त काल में। अब अगला प्रश्न क्या है, आर्य भारत में किस दिशा से आए, तो ये पूछ लिया जाता है। तो आर्य भारत में आए थे उत्तर पश्चिम दिशा से। किस साइड से आए थे, उत्तर पश्चिम दिशा से। ठीक है। आर्य समाज कृषि से परिचित थे। जो आर्य समाज के लोग थे, जो आर्य भारत आए, तो वो किस चीज से परिचित थे, तो वो थे कृषि से। वो कृषि करने में माहिर थे। अगला प्रश्न क्या है, सभा और समिति वैदिक संस्थाएं थी, यानी कि सभा और समिति क्या थी, वैदिक संस्थाएं। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, वर्ण व्यवस्था वैदिक काल में विकसित हुई थी। वर्ण व्यवस्था किस काल में विकसित हुई, तो ये हुई थी वैदिक काल में। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है,
ह्वेनसांग भारत आने वाला चीनी यात्री था। भारत आने वाला प्रथम चीनी यात्री कौन था? तो वो था ह्वेनसांग। क्या नाम था? ह्वेनसांग। ह्वेनसांग क्या नाम था? ह्वेनसांग। अगला प्रश्न क्या है? फाहियान गुप्त काल में भारत आया था। जो फाहियान है वो भारत में कब आया था? वो आया था गुप्त काल में। कब आया था? गुप्त काल में। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? कुमारगुप्त ने की। किसने की? कुमारगुप्त ने। ठीक है। अगला क्या? तक्षशिला प्राचीन शिक्षा केंद्र था। अगला क्या नाम है इसका? तक्षशिला। तक्षशिला है जो प्राचीन शिक्षा केंद्र था, सबसे बड़ा शिक्षा केंद्र जो था प्राचीन प्राचीन पुराने, सबसे पहले तो वो कौन सा था? तक्षशिला। क्या नाम था? तक्षशिला प्राचीन शिक्षा केंद्र। शून्य की खोज, शून्य की खोज करता कौन है? तो वो तो शिव को पता ही है, आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की थी। किसकी शून्य की खोज किसने की? आर्यभट्ट ने। ठीक है। फिर नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्या है? कालिदास गुप्त काल के महान कवि थे। यानी कि गुप्त काल के महान कवि कौन थे? तो वो थे कालिदास। क्या नाम है? कालिदास। अगला क्या है? कालिदास मेघदूत किसकी रचना है? तो मेघदूत कालिदास की रचना है। किसकी? कालिदास की। अजंता की गुफाएं बौद्ध काल से जुड़ी है। तो अजंता की गुफाएं किस काल से जुड़ी है? तो वो जुड़ी है बौद्ध कला से। सॉरी, काल से नहीं, कला से। अजंता की जो गुफाएं हैं वो बौद्ध कला से जुड़ी है। ठीक है। बौद्ध कला इसका आगे है। अब अगला क्या है? एलोरा की गुफाएं हिंदू व जैन तीर्थों से संबंधित है। एलोरा की जो गुफाएं है वो हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों धर्मों से संबंधित है। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? खजुराहो मंदिर चंदेल शासकों द्वारा बनाए गए थे। खजुराहो के मंदिर थे वो किसके द्वारा बनाए गए थे? वो बनाए गए थे चंदेल शासकों के द्वारा। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? मौर्य काल में राजकीय धर्म दम था। मौर्य काल में राजकीय धर्म कौन सा था? तो वो था धम्म। क्या नाम था? धम्म। अगला क्या? सिकंदर भारत पर आक्रमण करने वाला यूनानी था। जो भारत पर सबसे पहले यूनानी आक्रमण किया था वो किसने किया था? सिकंदर ने। किसने किया था? सिकंदर ने। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? पाणिनि संस्कृत व्याकरण के रचक थे, जनक थे। जो अपने महर्षि पाणिनि थे वो संस्कृत व्याकरण के जनक थे। किसके थे? संस्कृत व्याकरण के। अब अगला प्रश्न क्या है? अष्टाध्यायी पाणिनि की रचना है। अष्टाध्यायी किसकी रचना है? तो वो भी किसकी है? पाणिनि की रचना। ठीक है। जो संस्कृत व्याकरण के जनक थे। अब क्या है? महाजनपदों की संख्या 16 थी। प्राचीन काल में अपने महाजनपद थे उनकी संख्या कितनी थी? तो वो थी 16। कितनी थी? महाजनपदों की संख्या थी 16। ठीक है। अगला क्या है? मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। सबसे इन 16 में सबसे शक्तिशाली था तो वो कौन था? मगध। क्या नाम था उसका? मगध। ठीक है। अगला क्या है? बिंबिसार हर्यंक वंश का शासक था। बिंबिसार, बिंबिसार से जो कौन से वंश का शासक था? तो वो कौन सा था? हर्यक। क्या नाम था उसका? हर्यक। क्या नाम था? हर्यक। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? अज्ञात शत्रु बिंबिसार का पुत्र था। जो अज्ञात शत्रु है वो किसका पुत्र था? तो वो था बिंबिसार का। किसका था? बिंबिसार। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। क्या नाम है? शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? कनिष्क कुषाण वंश का शासक था। कनिष्क जो था वो किस वंश का शासक था? तो जो कनिष्क है वो था कुषाण वंश का। किस वंश का? कुषाण वंश का। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? कनिष्क की राजधानी कौन सी थी? तो कनिष्क की राजधानी थी पुरुषपुर। क्या नाम था उसका? पुरुषपुर। अगला क्या है? कुषाण काल में गांधार कला विकसित हुई। तो जो अपने गांधार कला है वो किस काल में विकसित हुई थी? वो हुई थी कुषाण काल में। किस में हुई थी? कुषाण काल में। अगला क्या है? सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था?
ये इंपॉर्टेंट वंश है। सातवाहन वंश का संस्थापक क्या कौन था? सिमुक। कौन था? सिमुक। अब अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न क्या है? तो वो क्या है? सातवाहनों की राजधानी प्रतिष्ठान थी। जो सातवाहनों की राजधानी थी वो कौन सी थी? प्रतिष्ठान। क्या नाम है उसका? प्रतिष्ठान। ठीक है। अब अगला प्रश्न क्या है? अमरावती कला सातवाहन काल से संबंधित है। अमरावती कला है जो किस काल से संबंधित है? अमरावती कला सातवाहन काल से। किस काल से संबंधित है? तो वो है सातवाहन काल से। अगला प्रश्न क्या है? गुप्त काल में शिल्प और विज्ञान उत्पन्न हुआ। शिल्प और विज्ञान उन्नत कब हुआ था? किस काल में हुआ? तो वो हुआ था गुप्त काल में। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? मेहरगढ़ नवपाषाण कालीन सभ्यता है। जो मेहरगढ़ नवपाषाण कालीन सभ्यता स्थल है। मेहरगढ़ नवपाषाण कालीन स्थल है। मेहरगढ़ नवपाषाण कालीन स्थल कौन सा है? तो वो है मेहरगढ़। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? भीमबेटका गुफा प्रागैतिहासिक है। जो भीमबेटका गुफाएं हैं वो है प्रागैतिहासिक काल की। ठीक है। अब अगला क्या है? हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता वो कौन सी थी? नगरीय सभ्यता। अगला क्या है? सिंधु सभ्यता की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित थी। जो अपने सिंधु सभ्यता की अर्थव्यवस्था है वो कृषि पर आधारित थी। यानी सिंधु सभ्यता के जो लोग हैं उनकी अर्थव्यवस्था वो थी कृषि आधारित। ठीक है। अगला क्या है? हड़प्पा सभ्यता का पतन जलवायु परिवर्तन से जुड़ा माना जाता है। यानी जो हड़प्पा सभ्यता का पतन है वो जलवायु परिवर्तन से जुड़ा माना जाता है। किससे माना जाता है? जलवायु के परिवर्तन से। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। यानी दिल्ली की जो सल्तनत है उसका संस्थापक कौन था? वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या नाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है। अब अगला प्रश्न क्या है? कुतुब मीनार का निर्माण ऐबक ने शुरू करवाया था। यानी कि जो कुतुब मीनार है उसका निर्माण किसने शुरू करवाया? वो करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है। अब अगला क्या है? इल्तुतमिश ने सिक्का प्रणाली चलाई थी। जो अपने सिक्का प्रणाली वो किसने चलाई थी? वो चलाई थी इल्तुतमिश ने, जिसने अपने शासनकाल में शुरू किए थे सिक्का प्रणाली। ठीक है। अब का अगला प्रश्न क्या है? बलबन ने लोहा और खून की नीति अपनाई। बलबन ने लोहा और खून की नीति अपनाने वाला शासक कौन था? वो था बलबन। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण किया। यानी कि बाजार नियंत्रण का काम वो शुरू किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है। अगला क्या? अलाउद्दीन खिलजी ने दाग और चेहरा प्रथा लागू की। दाग और चेहरा प्रथा लागू करने वाला शासक कौन था? तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? रजिया सुल्तान भारत की पहली महिला शासक थी। यानी भारत की पहली महिला शासक, सबसे पहली भारत की महिला शासक कौन थी? वो थी रजिया सुल्तान। कौन थी? रजिया सुल्तान। अगला क्या है? तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था। तो तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो वो कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी बदली। यानी कि अपनी जो शासन के अंदर राजधानी को बदला था वो कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? फिरोज शाह तुगलक ने नहरों का निर्माण करवाया। यानी कि जो नहरों का निर्माण करवाने वाला पहला शासक था तो वो कौन था? फिरोज शाह तुगलक। किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है सैयद वंश का अंतिम शासक आलम शाह था। तो सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वो कौन था? आलम था। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। तो लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो वो कौन था? बहलोल लोधी। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? इब्राहिम लोधी अंतिम लोधी था। यानी लोधी वंश का जब पतन हुआ तो उसका अंतिम शासक कौन था?
तो वो था इब्राहिम लोदी। ठीक है। अगला प्रश्न क्या, पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ? 1526 में। पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? वो हुआ था 1526 में। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की सबसे पहले? वो किसने की थी? बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, बाबर की आत्मकथा कौन सी? तो वो है तुजुक ए बाबरी। कौन सी है? तुजुक ए बाबरी, बाबर की आत्मकथा। ठीक है। हुमायूं किससे हारा था? तो हुमायूं हारा था शेरशाह सूरी से। ठीक है। हुमायूं हारा था शेरशाह सूरी से। अब क्या है, शेरशाह सूरी ने ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई। तो ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? तो वो बनाई कौन थी? शेरशाह सूरी ने। अगला प्रश्न क्या है, अकबर का गुरु अबुल फजल था। अकबर का गुरु कौन था? तो वो था गुरु था अबुल फजल। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, अकबर ने दिन ए इलाही चलाया। अकबर ने दिन ए इलाही चलाया था। दिन ए इलाही किसने चलाया था? तो वो किसने चलाया था? अकबर ने। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी थी। जो अकबर के शासनकाल में राजधानी कौन सी थी? तो वो थी फतेहपुर सीकरी। क्या नाम था? फतेहपुर सीकरी। ठीक है। अगला क्या है, अकबर ने राजपूत नीति अपनाई थी। जो अकबर ने नीति अपनाई थी कि राजपूत नीति, नाम क्या नाम था? राजपूत नीति किसने अपनाई थी? अकबर ने, मुगल शासक। ठीक है। जहांगीर न्यायप्रिय शासक था। तो सबसे बढ़िया और बड़ा मतलब न्यायप्रिय शासक कौन था? वो था जहांगीर। क्या नाम था? जहांगीर। ठीक है। जहांगीर। और नूरजहां जहांगीर की पत्नी थी। ठीक है। सबसे जो बड़ा न्यायप्रिय शासक था उसकी पत्नी कौन थी? नूरजहां। क्या नाम था? नूरजहां। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था। शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था। किसने बनवाया था? शाहजहां ने। ठीक है। किसकी याद में? मुमताज की याद में। और ताजमहल आगरा में स्थित है। तो आगरा, इसमें ताजमहल कहाँ स्थित है? वो है आगरा में। ठीक है। औरंगजेब का शासन सबसे लंबा था। तो सबसे लंबा शासन किसका था? औरंगजेब का। ठीक है। अगला प्रश्न क्या, औरंगजेब ने जजिया कर लगवाया था। तो जजिया कर लगवाने वाला शासक कौन था? औरंगजेब। ठीक है। औरंगजेब ने जजिया कर लगवाया था। किसने लगवाया था? तो औरंगजेब ने लगवाया था। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी थे। जो अपने मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे तो वो कौन थे? महाराजा शिवाजी। ठीक है। शिवाजी ने मराठा साम्राज्य का संस्थापक कहते हैं। ठीक है। शिवाजी की राजधानी रायगढ़ थी। शिवाजी महाराज की राजधानी कौन सी थी? तो शिवाजी की राजधानी थी रायगढ़। ठीक है। दोस्तों ये था अपना आज का वीडियो। अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और ऐसे ही एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और आपको आज की वीडियो ये जो कैसी लगी। अब आप इसके बाद में पार्ट 2 आएगा इसका, उसका इंतज़ार करना। जल्दी इसका नेक्स्ट पार्ट भी आने वाला है। 100% तो आपके आगे 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब अगले 100 इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है उनको बस कुछ ही समय बाद वो भी क्लास आ जाएगी। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे गौ मातरम।